Hello everyone. Today we are going to start chapter 9 financial management. This is chapter B part. आपके सिलेबस में जो पार्ट ए के 3 चैप्टर्स आएंगे बेटा, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, और पार्ट बी में से भी आपके 3 चैप्टर्स आने, चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट एंड चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। 3 चैप्टर्स आएंगे, यानी पार्ट ए भी आपका 20 मार्क्स का, पार्ट बी भी आपका 20 मार्क्स का आएगा। तो चैप्टर 9 और 10 आपके दोनों चैप्टर्स 15 मार्क्स के हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका 5 मार्क्स का है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चैप्टर बेटा ऐसे बिना समझे बिल्कुल भी रीडिंग से समझ नहीं आ सकता जब तक आप इसे अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड नहीं करोगे। अगर इसकी कॉन्सेप्ट समझ आ गई तो लिखना बहुत ईजी होगा, इसमें क्रैम करने की नीड नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप अपनी लैंग्वेज भी इसमें फ्रेम कर सकते हो। पार्ट ए में थोड़ा सा आपको टिपिकल लैंग्वेज देनी होती है, अगर प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्टिव एग्जाम होने आपके, प्रेजेंटेशन लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। यानी मेन तो कंटेंट जो है मटेरियल, जो क्वेश्चन का, और सेकेंडली जो प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट द आंसर्स, वो तो प्रेजेंटेशन तो मैं आपको सारी बनी बनाई दे ही रही हूँ, यू टू राइट लाइक दिस। तो सबसे पहले क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? एज नेम शोज, हमें मैनेजमेंट तो पता ही है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हमें मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है, लेकिन जब भी हम किसी और का मैनेजमेंट करते हैं, स्टाफिंग वर्ड हटा देंगे वहां से। स्टाफिंग इज रिलेटेड विद मैन पावर, एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना। हमें यहाँ पर एम्प्लॉइज को अपॉइंट नहीं करें, हम किसका मैनेजमेंट करें? फाइनेंशियल का, फाइनेंस का। यानी हम वी कैन से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। यानी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करना, यानी पैसा कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कैसे यूज होगा। तो दिस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ये पता हो कि आपका फाइनेंस है क्या, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? तो वेरी मच सिंपल आंसर, मनी रिक्वायर्ड for carrying out business activities is called business finance. तो जो मनी रिक्वायर्ड किसके लिए? फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज, यानी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए, दिस इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। जब भी मैं रिपीट करती हूँ, आप मन में रिपीट किया करो बेटा, ऐसे मन में रिपीट करना, मैं सेंटेंस को रिपीट कर रही हूँ, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नाउ व्हाई फाइनेंस इज नीडेड? अगर केवल 1 मार्क का क्वेश्चन, अब आपके तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 3 मार्क्स के आने हैं, 5 मार्क्स के आने हैं, 4 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के आने हैं, 4 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के आने हैं, और 4 ही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आने हैं। तो आपका इस बार का रेशियो मार्क्स का ये रहेगा 2, 3 एंड 5। तो 2 मार्क्स में अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आता है, वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो व्हाट इज द नीड, इंपॉर्टेंस, नेसेसिटी ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी पैसा में चाहिए क्यों, व्हाई फाइनेंस इज नीडेड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी बिजनेस में पैसा चाहिए को क्यों। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, फाइनेंस इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए जो फाइनेंस लाइफ ब्लड है। तो इसका आंसर भी सेम रहेगा। तो जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर मैं साथ में मैंने आपको दिए, ताकि आपको अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो जाए तो आपको आंसर उसका इजिली पता हो। ये पैसा क्यों चाहिए, ये बिजनेस में फाइनेंस क्यों चाहिए? पता है, सिंपल सी बात, एक तो बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, यानी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी पैसा चाहिए, बिजनेस को रन करने के लिए भी पैसा चाहिए, यानी बिजनेस को स्टार्ट करना तब भी पैसा चाहिए, बिजनेस को रन करना तब भी पैसा चाहिए। यानी बिना पैसे के तो बिजनेस के बारे में हम सोच ही नहीं सकते। बिजनेस का मॉडर्नाइज करना, मॉडर्नाइजेशन क्या होता है बेटा? पुरानी टेक्निक की जगह न्यू टेक्निक्स को यूज करना, दिस इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन। बिजनेस को एक्सपेंड करना, बढ़ाना है बिजनेस को, डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफाई और एक्सपेंशन लगभग मिलता जुलता है। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि ये भी बिजनेस की एक्सपेंशन ही होती है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर कंपनी कहीं एक प्रोडक्ट बना रही है, तो प्रोडक्ट में अब उसकी प्रोडक्ट कोई और प्रोडक्ट और ऐड कर देना। अब हो सकता है कंपनी 2 प्रोडक्ट्स और ऐड कर दे, या फिर कंपनी खाली नॉर्थ में बिजनेस करी थी तो साउथ में शुरू कर देती है, ईस्ट में शुरू कर दिया, वेस्ट में कर दिया। यानी इसे बोलते हैं बिजनेस की डाइवर्सिफिकेशन। यानी उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। यानी बिजनेस के लिए पैसा क्यों चाहिए? अब मन में रिकैप करना सभी बच्चे, टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू रन अ बिजनेस, टू मॉडर्नाइज, एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। एंड फोर्थ पॉइंट इज फॉर बाइंग द एसेट्स। अब जो भी एसेट खरीदनी है
उसके लिए भी क्या चाहिए आपको, बिजनेस में पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस मीन्स मनी। तो जैसे टेंजिबल एसेट पता ही आपको, जो एसेट आपको दिखाई देती है, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, कुछ भी लिख दो इसमें, फर्नीचर। और इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, जो आपको विजिबल नहीं होती, विच कैन नॉट बी सीन। जैसे पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया। आपने अकाउंट्स में पढ़ा ना कि जब भी आप कोई चले चलाए बिजनेस को खरीदते हो, तो उसकी वैल्यू, जब उसमें ऑनर ने पैसा तो कम लगाया होता, आप उसको देते ज्यादा हो पैसा। तो जो एक्सेस मनी, जो यानी जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा जो पैसा दिया जाता है, दैट इज नोन एज गुडविल। तो ये भी तो परचेज, गुडविल परचेज भी की जा सकती है। जितना आपके अकाउंट्स में गुडविल का ट्रीटमेंट है, परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट है, जो गुडविल आप परचेज करते हो। पेटेंट्स भी पता है आपको, ट्रेडमार्क भी पता है। जैसे ट्रेडमार्क पता है कि मान लो सपोज की कोई भी किसी की भी कोई एकेडमी है, तो एकेडमी का अपना नाम, सपोज मैं अपनी एकेडमी अपनी ओपन करती हूँ, तो अगर मैं उसका नेम रखती हूँ जैसे केसी एकेडमी या के चावला क्लासेस सपोज, तो अगर मैं इसको इस मार्क को जो रजिस्टर्ड करवा लेती हूँ, तो दिस इज नोन एज ट्रेडमार्क। तो फिर कोई भी पर्सन इस नेम को यूज नहीं कर सकता। कॉपीराइट भी पता है कि जैसे डीके गोयल की बुक है या आर के सिंगला की बुक है, इसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता एज इट इज। तो कॉपीराइट, अगर किसी ने कॉपी करनी, तो आर के सिंगला की बुक को कॉपी करने का राइट किसको मिला, सिर्फ वीके पब्लिकेशन को। तो उसके बदले में उसने पैसा दिया उसको। ये जो एसेट आप टेंजिबल भी परचेज कर सकते हो और इंटेंजिबल भी परचेज कर सकते हो, उसके लिए भी बिजनेस में पैसा चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, फॉर रनिंग डे टू डे ऑपरेशन, ये रूटीन के खर्चों के लिए भी, जैसे बाइंग रॉ मटेरियल, पेइंग वेजेस, सैलरीज एटसेट्रा, टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रूटीन के जितने भी एक्सपेंसेस है उसको पे करने के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो कितने पॉइंट्स हो गए बेटा, 5। अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉइंट 1 टू स्टार्ट अ बिजनेस, पॉइंट 2 टू रन अ बिजनेस, पॉइंट 3 modernize, expand or diversify the activities. Point 4, buying the asset like tangible or intangible. And point 5, for running day-to-day operations. रूटीन के जितने भी खर्चे हैं उसके लिए भी बिजनेस फाइनेंस चाहिए। Now next question is, what is the meaning of financial management? अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या, यानी फाइनेंस को मैनेज करना। मैनेजमेंट यू ऑलरेडी नो, मैनेजमेंट मीन्स क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, वो मीनिंग भी अभी करा रही, पहले मैं बता रही हूँ, इज कंसर्न्ड विद, किससे कंसर्न्ड है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट होता है पैसे को लेना, अरेंज करना, यानी पैसे को, मनी को अरेंज करना, एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस, यानी मनी को प्रोक्योर करना यानी लेना, उसको प्रॉपर वे से यूज करना, उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी एक ये मीनिंग इसका ये भी बनता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद, किससे कंसर्न्ड है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। यानी पैसा लेना तो ठीक है, उसको प्रॉपर वे से यूज भी करना, यानी पैसा वेस्ट नहीं पड़ा रहना चाहिए। जितना मान लो बोरोड फंड से, चाहे ऑनर्ड फंड है, ऑनर्स फंड से मतलब अपना पैसा, बोरोड फंड मतलब उधार का पैसा, जो भी ले रहे हो उसे एज वेल एज यूज भी अच्छे ढंग से करना है। एंड ये भी आप दोनों में से कोई मीनिंग कर सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद, भाई मैनेजमेंट का जो मीनिंग है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इसमें स्टाफिंग नहीं लिखोगे बेटा। द फाइनेंशियल एक्टिविटीज यानी क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, किसको कंट्रोल करना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज क्या है, वही सेम, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ एन एंटरप्राइज। यूटिलाइजेशन या यूसेज एक ही बात है बेटा, जैसे पीछे अपने यूसेज के वो एक ही बात है, यानी फंड्स को अवेल करना, उसको प्रॉपर वे से यूज करना, किसके फंड को, बिजनेस के फंड्स को, दिस इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, organizing, controlling, directing, controlling the financial activities like procurement and utilization of funds of an enterprise. So this is the meaning of financial management. Now this is very much important question. Next question. मतलब पूरा चैप्टर ही आपको इसी क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। The question is financial functions, financial decision और स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीनों का आंसर सेम है। यानी अगर आपके पास आ जाता है फाइनेंशियल फंक्शंस तब भी आंसर सेम है, फाइनेंशियल डिसीजंस आ जाते हैं तब भी सेम आंसर है, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाता है तब भी सेम आंसर है।
तो इसके 3 डिसीजंस है, यानी पूरे हमें अगर फाइनेंस के डिसीजन लेने तो इसके 3 डिसीजंस है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी अपने पैसा लगाना कहाँ है। सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब पैसा फाइनेंस, यानी पैसा फाइनेंस कहाँ से करोगे, पैसा आएगा कहाँ से। थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड पता ही आपको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड, तो वो होता है डिविडेंड डिसीजन। यानी तीनों डिसीजन है आपके इस सिलेबस में, और तीनों ही अगर आ गए तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो पूरा चैप्टर ही इनसे रिलेटेड है। कि स्कोप में क्या आएगा, स्कोप में सारा वही आएगा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, तो स्कोप में सब कुछ ही आ जाता है बच्चे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 1, 2 फाइनेंसिंग एंड 3 डिविडेंड डिसीजन। अब व्हाट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये पैसा इन्वेस्ट क्या करोगे। ये सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, ये कोई बच्चा है, जब पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेता है, स्टडी कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद होता है कि चलो भाई हाँ जिसको काम शुरू कराते हैं। अब काम शुरू कराते हैं तो काम शुरू कौन सा करना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये आएगा कि पैसा लगाएं कहाँ, कौन से बिजनेस में लगाएं। यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स इट इज कंसर्न्ड विद केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट, ये किस एसेट में पैसा लगाया जाए, इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय फर्म्स, ये कोई भी फंड कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, किस एसेट में पैसा लगाए, इसकी ध्यान से सिलेक्शन करना ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। यानी आप उसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे जिसका स्कोप ज्यादा है, जिसका स्कोप नहीं है तो उसमें पैसा नहीं लगाओगे, जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है वहीं पैसा लगाओगे। यानी क्या है, इट इज कंसर्न विद केयरफुल selection of asset in which funds will be invested by the firms। तो एसेट कितनी तरह की है, इट रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म एसेट एंड शॉर्ट टर्म एसेट। अब लॉन्ग टर्म एसेट पता ही आपको, लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर, शॉर्ट टर्म भी पता है आपको। तो इन डिसीजन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एसेट, जो लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड डिसीजन है उसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यानी द एसेट रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म, कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द डिसीजन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एसेट, कौन सा है एंड एक्सप्लेन दैट। तो कौन सा डिसीजन है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो इसके भी आगे डिटेल क्वेश्चन आएंगे, वो हम बाद में करेंगे। एंड एसेट रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। यानी जो शॉर्ट टर्म एसेट का डिसीजन है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और लॉन्ग टर्म एसेट को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इनके डिटेल क्वेश्चंस भी आगे आएंगे। ठीक है, अभी तक हमने इस पॉइंट में क्या पढ़ा बच्चे, हमने ये पढ़ा है कि जो ऐसा डिसीजन जो किससे कंसर्न है, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट, कौन मतलब जिसमें हमने पैसा लगाना है। एसेट कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, वन है लॉन्ग टर्म, दूसरी है शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड डिसीजन को क्या बोलते हैं, कैपिटल बस्टिंग, और शॉर्ट टर्म वाली को क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। और फंड्स क्यों चाहिए, वही सेम जो आपने पहला क्वेश्चन किया था, सेटिंग बिजनेस को सेटअप करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, तो इसके लिए पैसा चाहिए, भी एडअप कर सकते हो इसमें आप। अब कई भी, अब हमने लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड जो डिसीजन, नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ना, अगर हम नॉर्मली कहा जाए तो इसे लॉन्ग टर्म एसेट का डिसीजन ही बोला जाता है। तो शॉर्ट टर्म जब पूछा जाए तो तब हम शॉर्ट टर्म लिखेंगे, वैसे यहाँ तो लिखना आपने, तो अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज आल्सो नोन एज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। तो जैसे कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है, इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या आता है कि आपने तब लिखना है कि जब मैं बताऊंगी इसका आंसर क्या लिखना, बाद में लिखेंगे इसको, तो आपने नोट्स में लिख लेना, लेकिन मैं आपको बाद में समझाती हूँ। तो कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है बड़ा क्रूशियल है, क्रूशियल मतलब यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हुए मैं बड़ा केयरफुल सिलेक्शन करनी पड़ती है। हम देखते हैं कि भी नोटिस किया कि आप अपने सराउंडिंग में भी सुनते होते हैं कि किसी ने शॉप खोली, मैंने कुछ एक दो एरियाज में ऐसी शॉप देखी है जहाँ शॉप खुलती है 6 मंथ में फिर बंद हो जाती है, फिर कोई नया ऑनर आता है वो शॉप खोलता है फिर वो बंद कर देता है। तो ये कई बार क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, किस बिजनेस में पैसा लगाना है, वो पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पाता। अगर एक बार का गलत डिसीजन ले लिया तो उससे उस बिजनेसमैन को बहुत बड़ा लॉस होता है। तो इसलिए जब भी कोई भी एक बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने जा रहा है तो बड़ा क्रूशियल है, बड़े ध्यान से लेना पड़ेगा। क्यों, कि भाई आ जाता है वाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज क्रूशियल डिसीजन, मान लो 2 मार्क्स में आ जाता है, इसी पॉइंट में से भी आंसर इनडायरेक्ट आ सकते हैं। तो अब क्या लिखोगे, क्यों है ऐसा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, क्योंकि इसमें पैसा बहुत चाहिए। एंड सेकंड, और डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल क्यों है, वंस टेकन कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर आपने किसी बिजनेस में पैसा लगा दिया है उसको चेंज कैसे कर सकते हो। अब एक एसेट खरीद लिया, एक प्लांट खरीद लिया, तो उसको चेंज करोगे तो लॉस ही तो होगा आपको।
अगर उसे सेल करोगे तो 50% में ही जाएगा, हो सकता है उससे कम में भी जाए। तो कहते हैं कि डिसीजन इरिवर्सिबल है, वंस टेकन कैन नॉट बी चेंज, और इट अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंपनी। कहते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस को भी इफेक्ट करता है। अगर एक बार का गलत डिसीजन हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट्स भी खत्म हो जाएंगे और बिजनेसमैन कंपटीशन भी फेस नहीं कर पाएगा। तो ये वैसे 3 पॉइंट्स है कैपिटल बस्टिंग के। और जो ये ना, इट अफेक्ट्स द लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म है, ऑफ द कंपनी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, वर्किंग कैपिटल डिसीजन है। लिक्विडिटी तो होता है ना शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म अगर आ जाए ना, कौन सा डिसीजन लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है बच्चे, हमने किया जो भी। और लॉन्ग टर्म यानी कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में 3 पॉइंट्स आएंगे बेटा। और कई बार एक बार इसका फिर एंड लिखना, अ बैड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, यानी एक बार हमने गलत एसेट में पैसा लगा दिया तो नॉर्मली हैड अ कैपेसिटी टू सीवियरली डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्च्यून ऑफ द बिजनेस। कहते बिजनेस का तो बेड़ा गर्क हो जाता है, भविष्य सब अंधकार में चला जाता है। यानी एक बार किसी पर्सन ने गलत डिसीजन ले लिया, गलत बिजनेस स्टार्ट कर लिया और बिजनेस चला नहीं, तो उसका तो फ्यूचर ही खत्म हो जाता है। देखते हैं हम कई, आपके पेरेंट्स को ज्यादा पता होगा या आप भी सराउंडिंग्स में काफी लोगों को देखते हो। अगर मान लो ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी लिख सकते हो, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी आ सकता है। A bad capital busting decision normally had a capacity to severely damage the financial fortune of the business। तो अपने इसके 3 पॉइंट्स लिखने हैं। या फिर ऐसा भी आ सकता है कई बार वही सेम, a capital busting decision is capacity to damage the financial fortune of the company। Do you agree with this statement? Why or why not? तो फिर वही सेम आंसर आपको लिखना है। तो इस एक पॉइंट में से बहुत सारे आंसर्स भी फाइंड आउट हो रहे हैं। तो यानी पहला कौन सा डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी अपने किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है। और सेकेंड है फाइनेंसिंग डिसीजन, अभी पैसा आएगा कहाँ से, पैसा तो हमने कह लिया कि प्लांट लगाना है, बिजनेस करना है, पैसा आएगा कहाँ से, यानी कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा, कितने रिलेट्स टू कंपोजिशन ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस फाइनेंस, यानी कितना कितना लेना है, कितना हमें अपना पैसा लगाना है, कितना हमने बाहर से पैसा लेना है। तो देयर आर, ये आपने पढ़ा ही हुआ है बिजनेस भी +1 में, 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, 2 तरह के बिजनेस है, फाइनेंस है, एक ऑनर्स फंड, एक बोरोड फंड। ऑनर्स फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग +1 बिजनेस स्टडीज में सब पढ़ा था आपने। रिटेन्ड अर्निंग वो होती है कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यानी ऐसा प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट ना करके बिजनेस में दोबारा लगाया जाता है, उसे रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। वो भी ऑनर का ही होता है, इसलिए इसे ऑनर्स फंड का ही पार्ट माना जाता है। और सेकंड क्या, बोरोड फंड। बोरोड क्या, जो उधार से लेते हैं, जो उधार में क्या, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट, ये क्या आ जाएगा, बोरोड फंड। अब मेनली ये सोचना है कि हमें कितना पैसा कहाँ से लेना है, कितना हम ऑनर से लगाएं और कितना हम बोरोड से लगाएं। अब दोनों के अपने बेनिफिट है, दोनों के अपने लॉस है। तो क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या लॉस है, देखो। जो ऑनर फंड है, एक तो परमानेंट है, अगर इक्विटी में पैसा लगा दी तो लाइफ टाइम पैसा हो गया, इक्विटी से पैसा लिया तो कंपनी ने, तो परमानेंट फंड है, इसे वापस नहीं करना पड़ता। अगर हम ऑनर ने बिजनेस से पैसा लगा दी, वो भी परमानेंट है, रिस्क कम नहीं होता है इसमें, लेस रिस्क है। क्यों, क्योंकि अगर इक्विटी में मैंने बताया हुआ कि आपने +1 में पढ़ा कि इक्विटी के ऊपर क्या दिया जाता है, डिविडेंड। डिविडेंड इज पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इसका मतलब इसमें रिस्क कम हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है कि वही सेम, जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। और डिविडेंड क्यों कहाँ से दिया जाता है, सिर्फ प्रॉफिट में से। अगर लॉस है तो डिविडेंड पे करने की नीड नहीं है। तो ऑनर्स फंड में क्या है बेटा, एक तो परमानेंट है, एक लेस रिस्की है, और ये ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट पे किया जाता है। ओके बच्चे। और अच्छा है, बोरोड फंड में क्या, बोरोड फंड यानी उधार का पैसा लिया है तो रीपेड एट अ फिक्स टाइम। अगर हमने 3 इयर्स के लिए लोन लिया है तो वापस करने पड़ते हैं, इवन डिवेंचर्स भी वापस करने पड़ते हैं, पब्लिक डिपॉजिट का पैसा भी एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद वापस करना पड़ता है। तो यानी एक रीपेड एट अ फिक्स टाइम। रिस्की होते हैं, रिस्की क्यों है, यानी प्रॉफिट हो या ना हो, यानी डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है, यानी इंटरेस्ट इज पेड रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो इसलिए क्या हो जाते हैं, रिस्की। और ऑनर्स फंड लेस रिस्की है, ये रिस्की है। देखो अब डिफरेंस भी किया जाए तो ये परमानेंट है, ये वापस करना पड़ता है एक टाइम के बाद। दूसरा लेस रिस्की है, ये रिस्की है, इस पे क्या दिया जाता है, डिविडेंड, और कहाँ से दिया जाता है, प्रॉफिट में से। और ये इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या ना हो, यानी डिफरेंस भी हो गया और इसके फीचर्स भी होगी। तो हमें क्या करना है, एक ऑनर को क्या करना है, दोनों का एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन करना है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड। यानी इसका भी आगे डिटेल हम करेंगे कि दोनों का एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए बेटा, यानी ऑनर्स फंड और बोरोड फंड का प्रोपोर्शन होना चाहिए।
इस आपने रेशो अकाउंटिंग रेशो में किया था, डेट इक्विटी रेशो, देखो ये किया था ना आपने, रेशो कितनी थी 2:1, वो मैं वो पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर इक्विटी जितना ऑनर फंड है उससे डबल तक डेट लेते तो ठीक है, उससे ज्यादा डेट लेते तो फिर बिजनेस के लिए रिस्की हो जाता है। तो वही कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है, यानी उस रेशो को ध्यान में रखना है, यानी रेशो को हमें ध्यान रखना है। यानी रेशो क्या है, यानी ऑनर्स फंड की और बोर्ड फंड की रेशो को बोलते हैं जो है क्या बोलते हैं, डेट इक्विटी रेशो। तो ये इसे फाइनेंसिंग डिसीजन में इस रेशो को ध्यान में रखा जाता है। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, प्रॉफिट को बंटवारा करना, यानी इट इज रिलेटेड विद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी शेयर होल्डर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड डिसीजन, यानी प्रॉफिट का वह हिस्सा जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। अब अगली बड़ी बात ये आती है कि कितना डिवाइड करें, पता कितना प्रॉफिट दें उनको, यानी बिजनेस से प्रॉफिट रिटेन करें या डिस्ट्रीब्यूट करें, कितना करें, यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड, यानी डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को बांट दिया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड। और पार्ट ऑफ प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग, जो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बिजनेस में रिटेन कर लिया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया जाता, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। अब ये डिसाइड करना है हमें बिजनेस में कि कितना रिटेन करना है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू हाउ मच प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी आफ्टर पेइंग टैक्सेस, ये टैक्स पे करने के बाद यूज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर, यानी कितना तो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और कितना फर्म में रिटेन करना है, एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस फॉर मीटिंग द इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, और कितना उसमें और जो उसकी जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितना हमने बिजनेस में रिटेन करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता क्या है, जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं, सेटिस्फाई द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करते हैं बट लेस स्कोप फॉर एक्सपेंशन, बट उसका एक्सपेंशन में के लिए स्कोप कम होता है, यानी अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इससे क्या वो इन्वेस्टर तो खुश हो जाते हैं लेकिन एक्सपेंशन का स्कोप कम हो जाता है। तो अब क्या करें हम, मतलब अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इन्वेस्टर खुश हो जाता है लेकिन बिजनेस के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसलिए क्या करना है, तो सोच समझ के लेना है। इफ अ कंपनी हैज मोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी कंपनी के बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है, तो इन्वेस्ट कर दो। इन्हें अगर लगता है कि इस बिजनेस में अगर पैसा ज्यादा लगाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो उस केस में रिटेन कर लो बिजनेस, मतलब पैसा रिटेन कर लो और डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके बेटा, अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है बढ़ने की तो उसको फिर क्या करो, जो है फिर डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा कर दो बिजनेस में, यानी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिटेन कम करो। तो इस तरह से these are the three decisions which are taken by the financial manager. One is investment, second is financing and third is dividend. तो पूरा चैप्टर ही बेटा आपका इसी के रिलेटेड है, इसी से कंसर्न है। And today you have to revise this complete question and you have to write the notes of this chapter. Thank you and have a nice day.